नंबर 2 है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वी आर स्टार्टिंग. एलिवेशन इन boiling point. So my first question for you is that what is boiling point? क्यों भाई boiling point होता क्या है ये बताओ जरा. जो कोई वेपर, जब हमने 9th 10th में डेफिनेशन पढ़ी है, द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग या एनी लिक्विड चेंज इनटू वेपर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. लेकिन what that definition will not work here. यहाँ पे we have some new definition. देखो वहां पे तो हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है कि जैसे मान लो हमारे पास ये कोई लिक्विड है, मान लो वाटर है, हमने इसे हीट करना शुरू करा. हीट करेंगे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा. सपोज करो टेम्परेचर अभी कितना है 30 डिग्री सेल्सियस. हम इसे हीट करते गए, टेम्परेचर बढ़ता गया. जैसे ही टेम्परेचर 100 पर पहुंचा तो हमने देखा वाटर जो है वो वेपर में चेंज होना शुरू हो गया. तो हमने 100 डिग्री सेल्सियस को ही क्या मान लिया इसका बॉइलिंग पॉइंट. तो 9th 10th में पढ़ते हैं ये डेफिनेशन तो हम कि वो टेम्परेचर जिसपे कोई लिक्विड वेपर में चेंज होना शुरू हो जाए, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड. ठीक है. बट एक पॉइंट समझो आप ध्यान से, मैं जो बताना चाह रहा हूं कि अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई लिक्विड मैंने ले लिया है और उसको मैं हीट कर रहा हूँ, बॉइल कर रहा हूँ, तो जो भी हमारा लिक्विड है, मान लो वाटर ही है, वो तो वाटर को जब हम हीट करेंगे तो वाटर की वेपर बनेगी और वेपर ऊपर की तरफ क्या लगाएगी, प्रेशर. तो वेपर विल क्रिएट वन वेपर प्रेशर. अच्छा, हमारा ऊपर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर ऊपर से नीचे की तरफ भी प्रेशर लगा रहा है. तो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगा रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, वो प्रेशर होता है 1 atm. कितना होता है 1 atm. सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना है 1 atm. अब हमने क्या करा समझना तुमको ये है कि हमने यहाँ पे क्या करा है, ऊपर से प्रेशर कितना है एटमॉस्फेयर का 1 atm. यहाँ हमारा लिक्विड है, लिक्विड को हम हीट कर रहे हैं तो ये भी वेपर बना रहा है और इस वेपर की भी अपना प्रेशर है. तो वेपर ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रही है, एटमॉस्फेयर नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा है. तो हमारी वेपर कब तक ऊपर नहीं जा सकती, जब तक उसका प्रेशर ऊपर वाले प्रेशर के बराबर नहीं हो जाए. बोलो. और हमने ये देखा कि अगर अभी हमारा टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, हमने इसको हीट करना शुरू करा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और पता चला कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जाकर के हमारे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है. बात समझ पा रहे हैं. 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर. और तभी तो हमारा वेपर, फिर जो वेपर है फिर वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगी क्योंकि उसका प्रेशर ऊपर से लगने वाले प्रेशर के बराबर हो गया है. तो वो टेम्परेचर जिस पर हमारे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट. नहीं समझ पा रहे? So the new definition of boiling point is this: the temperature at which vapor pressure of our liquid becomes equal to atmospheric pressure is called boiling point. ठीक. तो अभी हमें पढ़ना है elevation in boiling point, but before we go for that we will write this definition of boiling point. तो लिखो जरा boiling point, एक छोटी हेडिंग डाल दो. पहले इसे क्लियर कर लेते हैं. इसमें लिखें the temperature at which vapor pressure of liquid at which vapor pressure of any liquid becomes equal to atmospheric pressure becomes equal to atmospheric pressure is called boiling point of that liquid. ठीक. अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कितना 1 atm. तो कुल मिलाकर के बात यह है, क्यों भाई रिटन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कितना 1 atm. तो हमारे लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना हो जाए, जब 1 atm हो जाए तो हमारा लिक्विड की जो वेपर है वो ऊपर जाने लग जाएगी.
और हमारे वाटर का, अगर हम वाटर के केस में देखें तो वाटर की वेपर का वेपर प्रेशर 1 atm कितने टेम्परेचर पे होता है? 100 पे। तो वही उसका क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट। कोई दिक्कत? तो वो टेम्परेचर जिसपे हमारी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ आ जाओ, ध्यान से सुनना मैं जो बता रहा हूँ, ठीक? देखो, मान लो मैंने यहाँ पे दिस इज प्योर वाटर, ओके, यहाँ प्योर वाटर है और आप ऐसे सोचिए कि इस वाटर को मैं हीट कर रहा हूँ, तो इस वाटर से वेपर निकलेगी, वो ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगी और ऊपर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी लग रहा है जो कि कितना है? 1 atm। तो हमने देखा एक्सपेरिमेंट करके कि हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, तो जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, राइट नाउ दिस इज प्योर वाटर, ये एकदम प्योर वाटर है, कोई सॉल्यूट इसमें हमने ऐड नहीं करा है अभी। तो प्योर वाटर है, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? हमारी वेपर का वेपर प्रेशर भी कितना बन जाता है? 1 atm। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1 atm। और 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारे वाटर का वेपर प्रेशर भी कितना बन गया? 1 atm। तो 100 डिग्री सेल्सियस हमने क्या मान लिया? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। ठीक है, यहां तो कोई डाउट है नहीं। अब इसमें ये देखो कि अगर ये तो प्योर वाटर है, प्योर सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है ना, अगर मैं इसमें सॉल्यूट ऐड कर दूं फिर क्या होगा? तो अगर इसमें क्या कर दिया जाए, इफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब ध्यान से देखना क्या होगा। अब मैंने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो ये सॉल्यूशन बन चुका है, नाउ इट इज आवर सॉल्यूशन। तो जो सरफेस एरिया है वही कल वाली बात आ गई। यहाँ पे सरफेस एरिया पे पहले तो यहाँ पे क्या थे? सारे पार्टिकल किसके थे? वाटर के। तो 100% सरफेस एरिया वाज अवेलेबल फॉर इवापोरेशन, हर जगह से वेपर बन रही थी। लेकिन अभी इसमें सॉल्यूट ऐड कर चुके हो, सॉल्यूशन बना चुके हो, तो अब क्या होगा? यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल तो पड़े ही हैं, लेकिन बीच बीच में थोड़े बड़े पार्टिकल किसके पड़े हैं? सॉल्यूट के। बोलो यस और नो। तो क्या यहाँ पे 100% सरफेस एरिया इज अवेलेबल फॉर इवापोरेशन? यस और नो? क्या हर जगह से वेपर बन जाएगी? अब नहीं बनेगी। अरे केवल यहीं से तो वेपर बनेगी भाई। पहले 100% एरिया वाज अवेलेबल फॉर इवापोरेशन, अब उसमें से 20-30% एरिया हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो अब अगर मैं इसको ऊपर से, तो जो प्रेशर लग रहा है वो तो उतना ही है, ऊपर से लगने वाला प्रेशर तो सेम, दैट इज 1 atm। अगर मैं इस वाटर को हीट कर रहा हूं 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या लगता है? यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहा था तो इतनी वेपर बन गई कि उसका प्रेशर कितना हो गया? 1 atm, ऊपर वाले के बराबर हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करूंगा तो क्या लगता है? इतनी वेपर बन पाएगी कि उसका प्रेशर ऊपर वाले प्रेशर के बराबर हो जाए? नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वेपर बन रही थी, 100% एरिया वाज अवेलेबल फॉर इवापोरेशन। यहाँ से यहाँ पे जो एरिया है, जो सरफेस एरिया है, उसमें बहुत सारे सॉल्यूट पार्टिकल आ गए, तो कम जगह से वेपर बनेगी। कम जगह से वेपर बनेगी तो उतनी वेपर बन ही नहीं पाएगी कि उसका प्रेशर 1 atm हो पाए 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब हमें क्या करना है? हमें हमारी वेपर का प्रेशर 1 atm ही ले जाना है। तो अब हमें कम जगह से ज्यादा वेपर बनाने की जरूरत है। नहीं समझ में आ रहे? तो अब हमें टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। सपोज करो टेम्परेचर 100 से काम नहीं चला और मुझे टेम्परेचर पहुंचाना पड़ गया 105 डिग्री सेल्सियस तक। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि अब मेरे पास जगह तो लिमिटेड है कि मतलब वेपर में चेंज करने के लिए। अब उसी कम जगह से ज्यादा वेपर बनानी है, उतनी बन जाए कि उसका प्रेशर कितना हो जाए? 1 atm हो जाए। तो अब हमें लिमिटेड जगह से ज्यादा वेपर बनाने के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। मान लो मुझे 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर रहा था तो उतनी वेपर बन ही नहीं पाई कि उसका प्रेशर 1 atm हो जाए, तो मुझे 100 के बजाय कितने पे गर्म करना पड़ गया? 105 पे। अब 105 पे गर्म करने के बाद क्या हो रहा है कि अब इतनी वेपर यहाँ से जब आप हाई टेम्परेचर पे गर्म करोगे तो वेपर जल्दी बनने, वेपर ज्यादा बनेगी, जल्दी बनेगी। तो 105 पे जब हमने गर्म करा तब हमने देखा कि इतनी वेपर बन पा रही है कि उसका प्रेशर कितना हो जा रहा है? 1 atm।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर 1 atm कितने टेम्परेचर पे हुआ है? 100 पे तो नहीं हुआ, कितने पे हुआ है? 105 पे। इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर कितना टेम्परेचर पे हुआ है? 105 पे। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट में क्या रखूंगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या रहेगा? 105 डिग्री सेल्सियस। पहले कितना था? प्योर वाटर का कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस। बोलो, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करेंगे तो आपको अपने सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुंचाने के लिए पहले से ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, पहले से ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करना पड़ेगा। और इससे क्या होगा? जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा। पहले 100 था, अब बढ़ गया 105 हो गया। तो बॉइलिंग पॉइंट में कितना इंक्रीज हुआ? 5 डिग्री सेल्सियस का। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया इसी को हम लोग कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नहीं समझ पा रहे? तो व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू प्योर सॉल्वेंट then we have to give extra heat so that its vapor pressure can become equal to atmospheric pressure. This is called elevation in boiling point. ठीक, एक और बात सुनो, मैं इसमें जितना ज्यादा सॉल्यूट डालूंगा, ध्यान से सुनना, जितना ज्यादा सॉल्यूट डालूंगा तो उतना ही ज्यादा सरफेस एरिया विल बी ऑक्यूपाइड बाय सॉल्यूट पार्टिकल्स, और सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर इवापोरेशन उतना ही कम रह जाएगा। बोलो भाई, सॉल्वेंट पार्टिकल कम नहीं रह जाएंगे ऊपर। मैं अगर इसमें बहुत सारा सॉल्यूट डालूंगा तो क्या होगा? बहुत सारा सरफेस एरिया विल बी ऑक्यूपाइड बाय सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, तो जो यहां से जो वेपर बनेगी उसके लिए सरफेस एरिया बहुत कम रह जाएगा। अब मुझे और ज्यादा हीट करना पड़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसका मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अगर आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स कम है तो थोड़ा तो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी और आपका वेपर प्रेशर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। लेकिन अगर सॉल्यूट पार्टिकल बहुत ज्यादा है तो आपको बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तब जाके इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। इसका मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। दैट इज व्हाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? वो प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की, वो प्रॉपर्टी which depend upon number of solute particles। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी किस पे डिपेंड कर रहा है? सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे। अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स कम है तो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज छोटा होगा, सॉल्यूट पार्टिकल बहुत ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज बहुत ज्यादा होगा। नहीं समझ पा रहे? थोड़ा लिखें जरा। व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट when a non-volatile solute is added to pure solvent, then we have to give extra heat. We have to give extra heat to make vapor pressure of solution equals to atmospheric pressure. Vapor pressure of solution equals to atmospheric pressure. This way boiling point increases। boiling point थोड़ा सा बढ़ जाएगा, एक्स्ट्रा हीट देना पड़ गया। boiling point increases। This is called elevation in boiling point। ठीक, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किस पे कर रहा है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। जितने ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल उतना ज्यादा एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा।
इसीलिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को क्या मानेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लिखें नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लाइन से, द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, depends upon number of solute particles, so this is called, या this is considered, कुछ भी लिख सकते हैं, this is called a colligative property, this is called a colligative property. Let boiling point of pure solvent, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट में कितना मान ले रहा हूं, TB नॉट, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मैंने मान लिया कितना, TB। जीरो लग रहा है मतलब सॉल्वेंट के अंदर कोई भी सॉल्यूट नहीं पड़ा है, जीरो हट गया मतलब कोई सॉल्यूट आ गया, सॉल्यूशन बन गया वो अभी, ठीक है। अब मेरे को निकालना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा एक बात बताओ TB नॉट बड़ा है या TB, बहुत देर लग रही है, टीवी बड़ा है, ये सॉल्यूशन का है, सॉल्यूशन में तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ ही जाता है, ये प्योर वाटर का है या प्योर सॉल्वेंट का है। तो अगर मेरे को बॉइलिंग पॉइंट कितना बड़ा ये बताना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, TB माइनस TB नॉट। इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा TB। डेल्टा TB क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, और उसकी जगह पे आ गया TB माइनस TB नॉट। एक तो आपका फॉर्मूला ये बन गया। अब एक चीज देखो, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट, एक्सपेरिमेंट करके क्या पता चला, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जितने ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल होंगे उतना ज्यादा हमें हीट देना पड़ेगा हमारे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाने के लिए। जितने ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल होंगे उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बोलो, अब जब सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा होंगे तो सॉल्यूशन की मोलैलिटी भी तो ज्यादा होगी, ठीक। तो मैं क्या लिख सकता हूं, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट डेल्टा TB, डेल्टा TB क्या है, डेल्टा TB है बॉइलिंग पॉइंट में आने वाली बढ़ोतरी, ठीक। डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, ये एक्सपेरिमेंट से पता चल रहा है। जितना ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल, जितना ज्यादा मोलैलिटी, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी, या फिर इसको शॉर्ट में लिखना चाहो तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB मल्टीप्लाई F। एक नया फॉर्मूला आ गया, ठीक। दिस फॉर्मूले आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब बस सुनते जाइए, KB क्या है, KB एक कांस्टेंट है, इसके कई सारे नाम हैं, इसको मैं बोल सकता हूं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या वी कैन आल्सो कॉल इट बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या इसका एक सबसे इंटरेस्टिंग नाम है एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, भी साइंटिस्ट वगैरह के नाम पे नाम रख दिया है, ऐसा कोई इसका मीनिंग नहीं है। एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये सारे एक ही चीज है, ये तीनों का एक ही मीनिंग है। आप तो पेपर में आ जाता है डिफाइन एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, हाँ जी, एग्जाम में कई बार आ चुका है। अब क्या करेंगे आप, अब हमें KB मिल गया, KB क्या है, KB इज नथिंग बट ए कांस्टेंट। अगर मेरे को KB का यूनिट बताना हो तो मैं कैसे बताऊंगा, यहाँ देखते जाओ, सब बताता हूं मैं भी। फॉर्मूला क्या है आपका, तो मेरे को निकालना है, सपोज करो यूनिट ऑफ, इसको मैं इक्वेशन 1 बना दे रहा हूं, दिस इज इक्वेशन 2। तो हम बता रहे हैं यूनिट ऑफ KB, तो फॉर्मूला क्या है आपका, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। अगर मेरे को यूनिट ऑफ KB चाहिए तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TB अपॉन M, M मीन्स मोलैलिटी। ये डेल्टा TB क्या है, टेम्परेचर का चेंज ही तो है, चेंज इन टेम्परेचर, तो इसकी जगह पर मैं लिख रहा हूं केल्विन, ठीक है ना, और केल्विन को मैं किससे डिनोट करूंगा, K से। और ये क्या है आपका मोलैलिटी, मोलैलिटी का यूनिट क्या होता है,
मोल पर केजी मोल पर केजी। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा के केजी मोल इनवर्स। ये आपको एकदम याद रखना है, रट लेना है। यूनिट ऑफ केबी क्या है साहब? के केजी मोल इनवर्स। का जी मोल इनवर्स है के केजी के हाँ जो भी है, ठीक। ये हो गया। इसके अलावा के केजी मोल इनवर्स हो जाता है। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना कि जो वैल्यू ऑफ केबी है ना, द वैल्यू ऑफ केबी is different for different solvents। आप सॉल्वेंट चेंज करते जाएंगे, वाटर है तो केबी का अलग होगा वैल्यू, ठीक। बेंजीन है तो केबी का वैल्यू अलग होगा। तो हर एक सॉल्वेंट के लिए केबी का वैल्यू अलग होता है। एक पॉइंट तो ये याद रखना है। एक और पॉइंट याद रखना है, द वैल्यू ऑफ केबी for water at 25 degree Celsius is 0.52 kg mole inverse। This is the value of Kb। वाटर के लिए Kb का वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना है? 0.52 kg मोल इनवर्स। कोई दिक्कत? आगे आ जाओ। कई बार ऐसे पूछ लेता है वो आपसे कि डिफाइन एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, तो उसको कैसे करेंगे? तो मैं यहाँ छोटा सा हेडिंग लिख रहा हूँ, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। हमारा जो मेन डेरिवेशन था उसको तो हमने अभी यही छोड़ रखा है ना? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम पे छोड़ रखा है। अभी तो हम केबी का ही बात कर रहे हैं बस। तो कैसे करेंगे? देखो फॉर्मूला क्या है आपका, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। अगर इफ मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 मोलल, जो सॉल्यूशन है उसकी मोलैलिटी कितनी है? 1 मोलल है, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा? देन क्या हो जाएगा साहब? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी, या मैं लिख सकता हूं केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी। बोलो। तो केबी इज डिफाइंड, Kb is equal to elevation in boiling point when molality of solution is 1। ये इसका डेफिनेशन है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अलग कलर से, it is equal to, it means what? Ebullioscopic constant। it is equal to elevation in boiling point, elevation in boiling point for 1 मोलल सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। यहां तक नोट करो। अच्छा अभी मैंने इसको बीच में छोड़ रखा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। देखो ये, हाँ नहीं आप लिख दो, कोई बात नहीं। इक्वेशन 2 को मैं अभी आगे लूंगा दोबारा से और फिर इसको थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। देखो बाय इक्वेशन 2 क्या था? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम मोलैलिटी। अब ये डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एन सॉल्यूट अपॉन वेट सॉल्वेंट केजी। गलत बोल देते हो तुम, वॉल्यूम बोल रहे हो, ठीक। अब इसको केबी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एन सॉल्यूट को वेट मास अपॉन मोलर मास होता है, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे मास के लिए वेट सॉल्यूट मतलब डब्ल्यू सॉल्यूट अपॉन मोलर मास सॉल्यूट। बोलो। और ये तो नीचे आ ही जाएगा, वेट सॉल्वेंट किस में आ गया? केजी में, ठीक है। तो एक बात मेरे को बताओ कि अगर मेरे पास क्या हो, वेट सॉल्वेंट की मैं बात कर रहा हूं, जैसे वेट सॉल्वेंट है, अगर ये ग्राम में है और मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूं तो ये किस में आ जाएगा? वेट सॉल्वेंट किस में चेंज हो चुका है? केजी में। तो वेट सॉल्वेंट केजी की जगह पे मैं वेट सॉल्वेंट ग्राम अपॉन 1000 भी लिख सकता हूँ, या इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ। तो अभी यहाँ पे वेट सॉल्वेंट केजी है तो उसकी जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ? वेट सॉल्वेंट ग्राम अपॉन 1000। तो ये क्या हो जाएगा? केबी इंटू
वेट सॉल्यूट अपॉन एम सॉल्यूट इनटू, ये हो जाएगा वेट सॉल्वेंट ग्राम अपॉन, ये क्या हो जाएगा 1000, ये ऊपर चला जाएगा, बोलो। तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा टी बी के बी इंटू वेट सॉल्यूट इंटू 1000, वेट सॉल्यूट अपॉन हो जाएगा एम सॉल्यूट इंटू वेट सॉल्वेंट, और यहाँ सारे ये के सारे किस में लिए जाएंगे, ग्राम में। सो दिस इज अ वेरी गुड फॉर्मूला फॉर डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। अब वो आपको क्वेश्चन ऐसे दे देगा कितना ग्राम सॉल्वेंट है, उसमें इतना ग्राम सॉल्यूट डाला, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट इतना है, अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बताइए। तो कितना ग्राम लिया है वो आ गया, कितने ग्राम में डाला है वो यहाँ आ गया, एम सॉल्यूट हम कैलकुलेट कर लेंगे, वो क्वेश्चन में गिवन होगा, सॉरी गिवन होगा, के भी वो खुद देगा, डेल्टा टीबी कैलकुलेट कर लेंगे, और डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट, तो वहां से हम पता कर लेंगे फिर, ठीक है ना, टीबी हम पता कर लेंगे, टीबी नॉट क्वेश्चन में दिया जाता है। अगर मेरे को यहाँ पे एम सॉल्यूट पता करना हो तो क्या करना पड़ेगा, अगर एम सॉल्यूट पता करना हो तो डेल्टा टीबी आ जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा, तो ये बन जाएगा के बी इंटू वेट सॉल्यूट मल्टीप्लाई 1000 अपॉन डेल्टा टीबी इंटू वेट सॉल्वेंट। ठीक, ये सारे के सारे ग्राम में लेने, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये फॉर्मूला नोट करिए, टुमारो वी विल डू द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। देखो एक ग्राफ बना रहे हैं, यहाँ पे मैंने ले लिया है टेम्परेचर, और ये है हमारा वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, ठीक। वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और सपोज दिस इज 1 atm, ये वेपर प्रेशर कितना है यहाँ तक 1 atm है, 180, ठीक है। अब मेरे को एक प्रेशर तो यहाँ मानना है, एक वेपर प्रेशर यहाँ मानना है। अच्छा एक बात बताओ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा होगा या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे ऑल सरफेस एरिया विल बी ऑक्यूपाइड बाई सॉल्वेंट पार्टिकल, हर जगह से वेपर बनेगी, तो ज़्यादा वेपर बन जाएगी किसी भी सर्टेन टेम्परेचर पे, और ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। लेकिन सॉल्यूशन में क्या होगा, जो सरफेस एरिया है वो सारा का सारा ऑक्यूपाई नहीं होगा सॉल्वेंट पार्टिकल से, उसमें बहुत सारे सॉल्यूट के पार्टिकल भी आ गए होंगे, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स, तो हर जगह से वेपर थोड़ी बन रही होगी, वहाँ पे बात हो चुकी है ना पहले अच्छे से। तो सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट है वो ज़्यादा वेपर बनाएगा, या सॉल्यूशन है वो ज़्यादा वेपर बनाएगा, प्योर सॉल्वेंट ज़्यादा वेपर बनाएगा, तो ज़्यादा वेपर प्रेशर भी किसका होगा, प्योर सॉल्वेंट का। सपोज करो ये मेरे पास यहाँ प्योर सॉल्वेंट है, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, ठीक, इतना है। अब अगर मैं सॉल्वेंट को हीट करूंगा तो क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा भाई। अगर मान लो मैंने यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर सॉल्वेंट फिल कर रखा है, और अगर मैं इसको हीट करूंगा तो क्या होगा, यहाँ से ज़्यादा वेपर बनेगी, ज़्यादा वेपर बनेगी तो ये वेपर प्रेशर भी ज़्यादा लगाएगी, तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो वेपर प्रेशर विल ऑल्सो इंक्रीज। तो वेपर प्रेशर यहाँ पे मान लो किसका वेपर प्रेशर है, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते कि हमारा वेपर प्रेशर बढ़ के कितना हो जाएगा 1 atm, और जितने टेम्परेचर पे हमारे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 atm हो जाएगा, उसी टेम्परेचर को हम क्या मान लेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो वो मान लो कि हमने वेपर प्रेशर ऑफ, इसकी बात कर रहे हैं सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना है, मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा हूँ तो इसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता जा रहा है। सपोज करो यहाँ इस टेम्परेचर पे जाके वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाता है 1 atm, तो ये जो टेम्परेचर है इसको हम क्या मानेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। अच्छा ये है मान लो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सही है ना भाई। जब हमने सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, सॉल्वेंट में क्या ऐड कर दिया है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो ऑल सरफेस एरिया इज नाउ नॉट अवेलेबल फॉर इवापोरेशन, बहुत सारा सरफेस एरिया हैज बीन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय सॉल्यूट पार्टिकल्स,
तो कम जगह बची है सॉल्वेंट की, तो वेपर भी कम बनेगी, तो कम वेपर प्रेशर लगेगा, है ना। कल हो चुकी है बात बहुत डिटेल में इस बारे में। तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सपोज करो इतना है, अब मैं इसको हीट करूंगा सोल्यूशन को, तो इसका भी वेपर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। सपोज करो मैं हीट करता गया और इतने टेम्परेचर पे जाके वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आल्सो बिकम्स इक्वल टू 1 atm। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इस टेम्परेचर पे जाके किसके बराबर हो गया, 1 atm के बराबर। और जिस टेम्परेचर पे हमारे लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, सॉल्यूशन का। तो ये टीबी नॉट, ये टीबी, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा टीबी। ठीक है, तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को शो करने के लिए एक ग्राफ था, इसको ड्रॉ करिए।